नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉल्ड्स। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। दुनिया भर में लगभग 99% लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती। यानी अभी सुन रहे लगभग हर व्यक्ति पर इसका असर पड़ रहा है। हमारे शो में आपका स्वागत है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपमेंट मिनी सीरीज के तीसरे एपिसोड में भी स्वागत है, जहां हम रिपोर्ट को और डिटेल में समझते हैं। आज हम चैप्टर 6, 7 और 8 पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि ये ऐसे नतीजों के पीछे छिपे सिस्टम्स के बारे में क्या बताते हैं। ये सच में एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ सबसे बड़ा थीम ये है कि स्टैंडर्ड्स कैसे डेवलपमेंट की छुपी हुई आर्किटेक्चर की तरह काम करते हैं। हम उन रूल्स की बात कर रहे हैं जो हमारी सांस लेने वाली हवा से लेकर लोकल गवर्नमेंट स्कूल कैसे बनाती है, हर चीज को तय करते हैं। सही, और रिपोर्ट इसके लिए एक बहुत साफ तरीका अपनाती है। इसमें कहा गया है कि स्टैंडर्ड्स या तो प्रोग्रेस के लिए स्प्रिंग बोर्ड बन सकते हैं या फिर ऐसा स्ट्रेट जैकेट जो ग्रोथ को दबा दे। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें रियल वर्ल्ड में कैसे लागू किया जाता है। बिल्कुल। और ये स्टैंडर्ड्स जितनी बड़ी चीजों को मैनेज करते हैं, उसका स्केल चौंकाने वाला है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग 99% लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन से ज्यादा गंदी है। 99%। इसका सीधा मतलब है कि अभी हमारा शो सुन रहे लगभग हर इंसान पर इसका असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और जब हम पब्लिक सेक्टर की तरफ देखते हैं तो दुनिया भर का पब्लिक सेक्टर लगभग 373 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। ये एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो पॉलिसी को एक्शन में बदलने के लिए विशाल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स पर निर्भर करती है। यही हमें चैप्टर 6 के पहले बड़े पॉलिसी टेक अवे तक ले जाता है। इसमें कंप्लायंस गैप के इस विचार को समझाया गया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कोई सख्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपना लेने से समस्या अपने आप हल हो जाती है, लेकिन डेटा कुछ और ही दिखाता है। हाँ, असलियत काफी अलग है। कई लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बहुत सख्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर लेती हैं, बिना इस लोकल कैपेसिटी के कि उन्हें सही तरह से इन्फोर्स कर सके। यानी नियम कागज पर तो है, लेकिन असल में काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। जब नियम लागू हो जाते हैं तब लोअर इनकम और हायर इनकम दोनों तरह के देश पर्टिकुलेट मैटर के लिए लगभग एक जैसे सख्त लीगल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं, जिसे PM 2.5 कहा जाता है। लेकिन लोअर इनकम देश अक्सर उन्हें एनफोर्स नहीं कर पाते। इससे एक बड़ा कंप्लायंस गैप बन जाता है और असली पोल्यूशन लेवल खतरनाक रूप से ऊंचा बना रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, उसे मैनेज भी नहीं कर सकते। आउटलाइन बताती है कि सिर्फ 4% अफ्रीकन गवर्नमेंट और 7% एशियन गवर्नमेंट्स ही एयर क्वालिटी पर रिलायबल डेटा देती हैं। और उस डेटा के बिना इन्फोर्समेंट नामुमकिन है। इसके अलावा जब स्टैंडर्ड्स अलग अलग रीजन्स में बहुत ज्यादा बदलते हैं तो उसका असर अक्सर सबसे गरीब आबादी पर पड़ता है। रिपोर्ट में पोल्यूशन लीकेज का एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया गया है। साल 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बैटरी डिस्पोजल रूल्स को और ज्यादा सख्त कर दिया था। हाँ, उस अच्छी मंशा वाली पॉलिसी चेंज ने बस बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बॉर्डर के पार मेक्सिको धकेल दिया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि उन मैक्सिकन रिसाइकलिंग प्लांट्स के आसपास लो बर्थ वेट रेट्स में 21% की बढ़ोतरी हो गई। ये कड़ा याद दिलाने वाला सच है कि ऐसी पॉलिसीज असली जिंदगियों पर कैसे असर डालती है। एक देश में होने वाली एक्सपेक्टेड मदर को दूसरे देश के फ्रैगमेंटेड स्टैंडर्ड की कीमत चुकानी पड़ती है। यही वजह है कि रिपोर्ट कहती है कि कैपेसिटी को एम्बिशन के साथ मैच करना जरूरी है। स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो लोकल रियलिटीज के हिसाब से ढाले जाएं, तभी वो सच में काम करेंगे। इस मामले में चाइना ने पोल्यूशन के खिलाफ अपनी लड़ाई से एक बड़ी सक्सेस स्टोरी दिखाई है। सही, उन्होंने सिर्फ एक सख्त नियम घोषित करके ये उम्मीद नहीं की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, सख्त डेटा डिस्क्लोजर और ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी को जोड़ा। ये एक पूरा सिस्टम था। और उसके नतीजे जल्दी ही दिखने लगे। सिर्फ 5 सालों के भीतर उस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ने PM 2.5 लेवल्स को 40% तक कम कर दिया। सिर्फ 5 साल में 40%। यही होता है जब स्टैंडर्ड्स एनफोर्समेंट कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। चैप्टर 8 का एक और शानदार सोल्यूशन है टियर्ड स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये एक कठोर पास या फेल सिस्टम से आगे बढ़ने की बात है। रिपोर्ट रवांडा के ग्रो विथ स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम को हाईलाइट करती है।
और यही वो हिस्सा है जो मुझे बहुत पसंद है। रवांडा ने 1000 से ज्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद की। इंटरनेशनल नॉर्म्स पूरे ना करने पर उन्हें बंद करने के बजाय इस प्रोग्राम ने उन्हें समय के साथ धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिसेस सुधारने का मौका दिया, ताकि वे आखिरकार उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सके। ये आगे बढ़ने का कहीं ज्यादा सस्टेनेबल रास्ता लगता है। अब चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं, जो खुद स्टेट की हिडन वायरिंग को देखता है। ये सेक्शन गवर्नमेंट वेस्ट की परिभाषा को ही बुनियादी तौर पर बदल देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब गवर्नमेंट्स पब्लिक गुड्स देने में फेल होती हैं, तो उसकी जड़ सीधी करप्शन या ब्राइब्स होती हैं। लेकिन डेटा किसी और ही समस्या की तरफ इशारा करता है, ऑर्गेनाइजेशनल मिसमैनेजमेंट। घाना में लोकल गवर्नमेंट्स को स्कूल्स और लैट्रीन्स जैसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। फिर भी ऐसे हर 3 में से एक प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं होता। जरा सोचिए, जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है। एक कम्युनिटी नए स्कूल की उम्मीद करती है, लेकिन बच्चे कभी उस क्लासरूम में बैठ ही नहीं पाते, और इससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट का लगभग 20% बर्बाद हो जाता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि इस बर्बादी की मुख्य वजह गलत डेटा, प्लानिंग फेलियर्स और पेमेंट्स में देरी है। ये बस सरकार की बेसिक वायरिंग में टूट-फूट जैसा मामला है। और ये सिर्फ डेवलपिंग नेशंस की समस्या नहीं है। हम ऐसा ही मिसमैनेजमेंट अमीर देशों में भी देखते हैं। बिल्कुल, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट को ही देख लीजिए। 1,22,000 से ज्यादा प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स के एनालिसिस में बहुत बड़े डिलेज सामने आए। हाँ, यहाँ के नंबर सच में चौंकाने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट्स 244 दिनों में पूरे होने थे, वो असल में 486 दिन लगे। और कॉस्ट ओवररन्स की वजह से शुरुआती अवार्ड प्राइसेस $62.5 बिलियन से बढ़कर $103.9 बिलियन हो गईं। यहाँ समाधान बेहतर गवर्नेंस है, यानी पुराने अंदाजे वाले रूल ऑफ थंब से निकलकर रूल बाय स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ना। गवर्नमेंट्स को ऐसे मेजरेबल मेट्रिक्स चाहिए जिनसे वे हायरिंग, पे और प्रोक्योरमेंट तय करें, ताकि पर्सनल बायसेस की जगह असली डेटा इस्तेमाल हो। साथ ही ऐसे स्टैंडर्ड्स भी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स की क्वालिटी बनाए रखें और ये सुनिश्चित करें कि सही ब्यूरोक्रेटिक एक्शंस लिए जाएं। और जब ब्यूरोक्रेटिक एक्शंस को मेजरेबल रिजल्ट से जोड़ा जाता है, तो एफिशिएंसी तेजी से बढ़ती है। पंजाब पाकिस्तान में टैक्स कलेक्टर्स के लिए परफॉर्मेंस पे लागू करने पर सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 40% बढ़ गया। हम यही एग्जैक्ट प्रिंसिपल एजुकेशन में भी काम करते हुए देखते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट टेस्ट कोर्स से जुड़े टीचर बोनसेस देने पर सभी सब्जेक्ट्स में लर्निंग आउटकम्स बेहतर हुए। लेकिन यही पॉलिसी मेकर्स के सामने मुश्किल हिस्सा आता है। आप बहुत आसानी से जरूरत से ज्यादा रूल्स बना सकते हैं। रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड की खतरे के बारे में चेतावनी देती है। ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। योजना कहती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन हकीकत में ये अक्सर पेपर वर्क की भूल भुलैया बन जाती है। अभी ब्यूरोक्रेट्स अपने काम के लगभग 20 से 30% समय सिर्फ कंप्लायंस टास्क्स पर लगाते हैं, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग। जिससे साफ है कि उनका समय असली सर्विस डिलीवरी से हट जाता है। इसलिए लक्ष्य स्मार्ट कैलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल, 39 देशों के डेटा से एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। जैसे जैसे देश ज्यादा वेल्दी होते हैं, वे कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करने की लीगल डेडलाइंस और सख्त करते हैं। लेकिन वे समय पर होने वाले पेमेंट्स का असली हिस्सा काफी हद तक स्थिर रखते हैं। इससे साबित होता है कि वे नियम की सख्ती को राज्य की ऑपरेशनल कैपेसिटी के हिसाब से मैच कर रहे हैं। ये सब उस सही बैलेंस को ढूंढने की बात है। अब जब हम चैप्टर 8 में ग्लोबल फ्यूचर की तरफ देखते हैं, तो साफ हो जाता है कि स्टैंडर्ड सेटिंग दुनिया भर में बेहद अनइक्वल है। ये सच में बहुत जरूरी है, ताकि स्टैंडर्ड्स रुकावट नहीं बल्कि स्प्रिंग बोर्ड बने। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को भी डिसीजन टेबल पर जगह मिलनी चाहिए। अभी हालात ये हैं कि हाई इनकम कंट्रीज लोअर इनकम कंट्रीज के मुकाबले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग मीटिंग्स में 30 से 60 गुना ज्यादा डेलीगेट्स भेजते हैं। उस असंतुलन को बदलना होगा। हमें उन उभरते ग्लोबल थ्रेट से निपटने के लिए अलग अलग वॉइसेस की ज़रूरत है, जिनका हम सामना कर रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी को इन खतरों के लिए पहले से स्टैंडर्ड्स तय करने होंगे, इससे पहले कि नुकसान इरिवर्सिबल हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पॉली क्राइसिस का सबसे सही एग्जाम्पल है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनरेगुलेटेड रहा, तो 2030 तक डेटा सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हर साल 945 टेरावाट आवर्स तक पहुंचने का अनुमान है। 945 टेरावाट आवर्स। रिपोर्ट बताती है कि ये मात्रा लगभग जापान की पूरे साल की बिजली खपत के बराबर है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। पॉलिसी मेकर्स को इंटरनेशनल फोरम्स में एक्टिवली हिस्सा लेना होगा और अपनी नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना होगा। और सबसे बढ़कर उन्हें स्टैंडर्ड्स को अलग नजरिए से देखना होगा। ये सिर्फ कठोर रूल्स नहीं है। जब इन्हें सही तरीके से तैयार किया जाता है,
तो ये समाज में लगातार सुधार लाने वाले फ्लेक्सिबल टूल्स बन जाते हैं। अगर हम इस हिडन वायरिंग को सही कर लें तो हम कहीं ज्यादा रेजिलियंट फ्यूचर बना सकते हैं। और अगर आज की एयर क्वालिटी पर हुई चर्चा से आपकी रुचि बढ़ी है, तो हमने इस विषय को पहले एक एपिसोड में और गहराई से समझाया था। एपिसोड 27, मॉनिटरिंग, मैनेजिंग एंड मार्केट्स, टूल्स फॉर क्लीन एयर, पार्ट 1, मॉनिटरिंग। इसमें करीब से देखा गया है कि मेजरमेंट और डेटा सिस्टम्स कैसे स्टैंडर्ड्स को जमीन पर सही तरह लागू करने की बुनियाद बनते हैं। ये इस एपिसोड का एक बेहतरीन कंपेनियन है, खासकर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मॉनिटरिंग जैसी टेक्निकल चीज भी रियल वर्ल्ड आउटकम्स को कैसे प्रभावित कर सकती है। अब आपकी बारी रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।